हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी कक्षा 11वीं का फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें ये बताया हो, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चेंजिंग ट्रेंड्स का चैप्टर। ओके, तो इसमें बताया हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से फिजिकल एजुकेशन आजकल बड़ा इंपॉर्टेंस में आने लग गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाने लग रहा है कि ये है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये हमें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे हमारी जो बॉडी है और माइंड है उसकी बैलेंस डेवलपमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। इसका डेफिनेशन एंड मीनिंग देखो। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। इसके अंदर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती है जिससे हमारी बॉडी की, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी की पूरे तरीके से इन्वॉल्व पूरे तरीके से डेवलपमेंट होती है। ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, हमें फिजिकली, मेंटल, सोशल, इमोशनली ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करती है ना। कहते हैं ना कि जाओ खेलो कूदो इस तरीके से, ताकि हमारी बॉडी भी अच्छी रहे, हम सोशली भी कनेक्शंस बना पाए, हम मेंटली लेवल पे भी अच्छे रहे और इमोशनल हमारी वेलबींग रहे, है ना। तो इससे फिजिकल एजुकेशन से हम बहुत अच्छी गुड हेल्थ को डेवलप कर पाते हैं, हम काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हैं, वेलनेस रह पाते हैं और हमारी ओवरऑल बैलेंस, जैसे एक बैलेंस डाइट होती है ना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे ये एक बढ़ोतरी, एक विकास जो होता है इंसान का, वो बैलेंस्ड रूप से फिजिकल एजुकेशन की वजह से ही आ पाता है। अब ये तीन इसकी डेफिनेशन है, इनमें से आप कोई भी लर्न कर सकते हो, जेबी नैश की, आर कैसिडी की या फिर डेलबर्ट की। ओके, फिजिकल एजुकेशन का एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? एम वही है, एक इंसान की डेवलपमेंट करवाना, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आना, बैलेंस डेवलपमेंट करवाना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, और इमोशनल बिहेवियर को अचीव करना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव है। एक तो हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो, हमारी बॉडी जो है ग्रो करती रहती है, डेवलप करती रहती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज, हमारी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम लेवल पे पहुंच पाती है, हमारा अच्छे से विकास हो पाता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पॉजिटिव थॉट्स आ पाते हैं। आजकल लोग नेगेटिव थॉट्स से घिरे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती है ना, तो पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं 12th क्लास में थी, तो थोड़ा बोर्ड का प्रेशर तो रहता ही है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे कॉलेज में जाना है, इस तरीके से। तो नेगेटिव थॉट्स, पढ़ाई का स्ट्रेस ऐसे वैसे होता रहता था। तो माय पीटी जो टीचर थे वो उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ तो खेलोगे, या फिर जैसे बॉल ही ले लो, फुटबॉल ले लो, तो फुटबॉल को ऐसे पटक पटक के मारोगे, बास्केटबॉल ले लो, बास्केटबॉल को ऐसे पटक पटक के मारोगे तुम, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो उस बॉल पे निकलेगा। एंड रियल में ये जो टेक्निक थी ना वो काम आई थी। तभी बोलते हैं जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, उससे आपके पॉजिटिव थॉट्स, आइडियाज, बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छे से रिस्पॉन्सेज आप दे पाओगे। और फिजिकल डेवलपमेंट होगी तो आपका इमोशनली भी हो गया। और जैसे आप कोई भी गेम है वो टीम में ही खेलते हो ऑलमोस्ट, तो उससे जो है आप अच्छे कनेक्शंस बना पाते हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आने लग जाती है, जैसे फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप, ऐसी ऐसी क्वालिटीज। और इमोशनल डेवलपमेंट में आपके अंदर इमोशंस आने लग जाते हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, एग्रेसिवनेस, एंग्जाइटी, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में रहते हैं। ओके, अब फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, मतलब फिजिकल एजुकेशन का बढ़ोतरी कैसे हुई इंडिपेंडेंस के बाद। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के बाद, तो इंडिया ने काफ़ी सेक्टर्स में प्रोग्रेस करनी, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। और एजुकेशन और स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी गवर्नमेंट। फिजिकल एजुकेशन इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा पीक पे गया था। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ताकि क्यों करी गई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट? ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ करे बच्चे और हमारा एक हेल्दी नेशन बने, क्योंकि एक्टिविटीज़ की वजह से ही हमारा जो नेशन है वो हेल्दी बनेगा। आपने देखा होगा इस वाली जब ब्रिटिशर्स हमारी उस पर राज करते थे, तब बहुत सारी कोरोना जैसी बीमारियां भी आई हुई थी, है ना, 100 साल पहले अगर हम देखें तो। तब उस पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। तो एक हेल्दी नेशन बनाने के लिए स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को जगाया, बहुत सारी अथॉरिटी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया।
जो कि इस 1984 में हुई थी, और जिससे क्या होगा, हमारे देश में नए नए स्पोर्ट्स के टैलेंट को लाया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो जोड़ा गया, स्पेशली 11th एंड 12th में जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसी का नतीजा है। और नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होने लगे, जैसे एशियन गेम्स होने लगे, अब तो बहुत सारे हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स होने लग गए 2010 में जैसे हुए थे, जिसका टाइगर शेरा मैस्कट था, है ना। और एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, 1982 में, और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते रहते हैं। खेलो इंडिया भी आ गया अब तो। स्पोर्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बच्चों को स्पोर्ट्स में अच्छे से तैयारी करवाने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर वो बच्चे तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट एकेडमीज पूरे कंट्री में खुलवाई गई हैं, और ताकि जो एथलीट्स हैं आने वाले, उनको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिले। इंडिजिनस स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन, अब इंडिया में बहुत ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खेले आते जा रहे हैं, जैसे खो खो हो गए, कबड्डी हो गई, तो मार्शल आर्ट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि हम अपने पुराने स्पोर्ट्स ना भूलें। सक्सेस इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, अब इंडिया ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी विक्ट्री हासिल की है, जैसे क्रिकेट, और स्पेशली इंटरनेशनली क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग, और भी बहुत सारे ऐसे। तो इंडिया को ऐसे ही मतलब तरक्की पे रखने के लिए काफ़ी सारे इवेंट्स जो होते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट। अब स्पोर्ट में कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर हमें प्लेइंग सरफेस, वेयरेबल ग्लव्स, गियर्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में पढ़ना है। प्लेइंग सरफेस, अब यहाँ पर एक सरफेस होता है जिसके ऊपर बहुत सारे गेम्स जो है खेले जाते हैं, है ना। अब सरफेस पहले तो घास में ही खेल लिया करते प्लेयर्स, लेकिन घास के कई सारे डिसएडवांटेज है, जैसे बारिश वारिश हो गई तो गीली हो गई, इस तरीके से, तो उसकी जगह ना आर्टिफिशियल सरफेसेस आने लग गए। और इन घास को मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे मॉर्निंग इरिगेशन, वीड्स, पेस्ट, डिसीज, ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती थी, लेकिन फिर आर्टिफिशियल पिचेस वगैरह आ गई, आर्टिफिशियल प्लेइंग सरफेस आ गए, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। और हालांकि आर्टिफिशियल ग्रास के भी थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस थे, जैसे क्या क्या थे, इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल थे, पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ था, फटाफट इनको बार बार क्लीन भी करना होता था, और जैसे बच्चों की हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए भी थोड़ा सा ही ठीक नहीं था। बट फिर भी नेचुरल पिचेस जैसा ही दिखता था, ये नेचुरल ग्रास जैसा ही दिखता था। और इसके ना थोड़े बहुत नुकसान तो है, लेकिन फ़ायदे उससे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पोर्टिंग सर्फेसिस के लिए यही आर्टिफिशियल ग्रासेस यूज़ करी जाने लग गई, और ये डिफ़िकल्ट क्लाइमेट्स में हेल्पफुल रहते हैं, और इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब क्रिकेट का मैच चलता है तो बीच में बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने के बाद वो फिर से कंटिन्यू करने लग जाते हैं गेम को, है ना। तो अगर कोई नेचुरल घास होती, ग्रास होती, तो इतनी जल्दी सूखता नहीं, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल है तो आराम से सूख जाता है। अगली क्या चीज़ है, अगला क्या चेंजिंग ट्रेंड है, वेरेबल गियर्स एंड स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सोसाइटी के हर एक पार्ट पे, और स्पोर्ट्स बेसिकली छुटने नहीं वाला। टेक्नोलॉजी ने बैट, बॉल, रैकेट, स्केट्स, व्हील चेयर्स, हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। शूज़ से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर, ग्लव्स, हेलमेट, पैड्स, इन में भी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा हाईटेक फंक्शनिंग वाले चीज़ बनाई हुई है। जैसे सबसे पहले वेरेबल गियर्स होते हैं, इसकी वजह से जैसे ह्यूमन आई जो है, हमारी ह्यूमन आई अच्छे से जजमेंट नहीं कर पाती कभी कभी कि आउट हुआ है, गोल हुआ है, नहीं हुआ है, तो जीपीएस ट्रैकर्स लगे रहते हैं, आरएफआईडी चिप्स भी होती है, जिसकी वजह से हम फटाफट से देख सकते हैं और अपना स्कोर एंड डाटा गैस कर मतलब बता सकते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में, है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या आता है, जैसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में ही, जिसकी वजह से वो यूज़र फ्रेंडली बन गए हैं, काफ़ी अच्छे से स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अच्छा फील कराते हैं। जैसे कि क्लोथिंग है, पहले स्विमिंग में नाइलॉन और लाइक्रा यूज़ होता था, वो ज़्यादा फिटिंग के होते थे, कम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते थे, लेकिन अब न्यू सूट्स बन गए स्विमिंग के लिए, जिसकी वजह से वो ड्रैग को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा देते हैं, है ना। और अब आजकल तो स्पोर्ट्स के लिए ऐसे नए नए क्लोथ्स बनने लग गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो स्वेटलेस बन जाती है, एब्जॉर्ब होता रहता है फटाफट उनका स्वेट, है ना। अब शूज़ भी बहुत लाइट और
फ्लैटर ट्रैक शूज आ गए हैं जिसकी ग्रिप और कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। टेनिस के रैकेट पहले वुडन होते थे, फिर 1960 में मेटल रैकेट आए, उसके बाद 1980 में वुडन रैकेट आए जो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट से लेकर क्लीट्स तक। हेलमेट भी आजकल ऐसे प्रोड्यूस होने लग गए जो कि बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल है, जिससे कि वो इंजरी से बचा जाए। अब टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा एडवांसमेंट आए, जैसे एक तो इंस्टेंट रिप्ले होता है। क्या होता है, आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा कि रिप्ले कराते हैं इंस्टेंट, हमें पता चल जाता है, हम आगे पीछे करके स्लो डाउन करके देख लेते हैं कि प्ले में क्या हुआ है ना। इंस्टेंट रिप्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी, इन सब में यूज होता है। सेंसर टूल, इसमें जब हमारी नेक्ड आई नहीं देख पाती कि बॉल या फिर कोई भी ऐसी चीज की गोल लाइन से वो पार गई है या नहीं, तो सेंसर टूल जो है वो हमें इजीली तरीके से बता देते हैं। ठीक है। अब हर एक स्पोर्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से सेंसर टूल्स का यूज़ करता है। जैसे क्रिकेट में हॉकाई सेंसर टूल का यूज़ किया जाता है। एक होता है टाइमिंग सिस्टम, जिसमें स्टॉप वॉच पहले यूज़ किया करते हैं, अब वो रिप्लेस हो गई है और इसके बाद टाइमिंग सिस्टम आ गया है जो कि हर एक टाइम को एक्यूरेटली बताते हैं, इवन सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स भी बता देते हैं। RFID चिप्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट का। ये टाइनी डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर एक छोटे से एंटीना होते हैं, वायरलेस सिग्नल होते हैं, और इससे क्या होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हम कराते हैं तो ये हर एक कंटेस्टेंट को दिए जाते हैं ताकि उनकी हम एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सके कि वो रेस में अभी है कहाँ, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं कोई शॉर्टकट से तो नहीं आ रहा, इस तरीके से। अब है अगला इक्विपमेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, स्मार्ट हेलमेट्स बनने लगे हैं जिसके अंदर मैग्नेट होता है, सेंसर होता है, जिसकी वजह से हम जो है हेड इंजरी को बचा सकते हैं क्योंकि ये फोर्स को डिटेक्ट कर लेता है और डिस्पर्स कर देता है। अब फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं भाई, आप टीचिंग कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, स्कूल टीचर बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, तो आप डाइटिशियन यानी कि डाइट रिकमेंड कर सकते हो। स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन बन सकते हो। अब स्पोर्ट्स में कितनी ज़्यादा इंजरीज होती रहती हैं, तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन बेटर रहेगी, तो उसके लिए आप सजेस्टेबल हो सकते हो। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स, इसमें आप अंपायर बन सकते हो, स्पोर्ट्स के डायरेक्टर, स्पोर्ट्स के ऑफिसर, हेड डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सुपरवाइजर भी बन सकते हो। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स कौन से होते हैं, वो एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की टीम में काम कर लेते हैं और उन्हें पेरोल मिलता रहता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर, आप कम्युनिकेशन में भी अपना फिजिकल एजुकेशन ला सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स के लिए लिख सकते हो, पब्लिश करा सकते हो, फोटोग्राफी करवा सकते हो, टीवी और रेडियो रिपोर्टर बन सकते हो, जैसे आपने देखा होगा टीवी FM वगैरह पे भी रेडियो क्रिकेट की कमेंट्री चलती है। सेल्स और मैनेजमेंट रिलेटेड करियर्स में भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ हैं। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम की। अब खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या बोला हुआ है, देखो फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस आजकल गेन कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स को खेल के काफ़ी अच्छी टीम स्पिरिट डेवलप कर सकते हैं, खुद को स्ट्रैटेजिकली और एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स आ सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, रिस्क टेकिंग हम बन सकते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल की वजह से एक हेल्दी सोसाइटी बनती है और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है ना। और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स की वजह से हमारी डेवलपमेंट होता है नेशन का और खुद का भी। कुछ ईयर्स में हमने देखा कि इंडिया जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में, और अब ये टाइम आ गया कि हम यंग टैलेंट को भी, यंग बच्चों को भी इंस्पायर करें कि वो आए स्पोर्ट्स की फील्ड में पार्टिसिपेट करें और अपनी ट्रू पोटेंशियल देखें। खेलो इंडिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 2017 और 18 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और इसकी वजह से हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर जागा है। ग्रास रूट लेवल से भी, मतलब बहुत इलाकों से, चाहे वो रूरल से भी नीचे है या फिर पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहे वो हाईटेक इलाका है, कहीं से भी ग्रास रूट लेवल से भी बच्चे आएंगे और स्पोर्ट्स में जाएंगे। टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेगी कमेटी जिसका नाम है हाई पावर्ड कमेटी, और उनको एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 5 लाख पर एनम, वो भी 8 साल के लिए। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी, जो कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, उसके अंदर 17 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे 16 डिसिप्लिन के अंदर। और वो 16 डिसिप्लिन कौन से हैं, आर्ची, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग,
वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। अब कंपोनेंट क्या है खेलो इंडिया के? एक तो प्ले फील्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए, जियो टैगिंग ऑफ प्ले फील्ड और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम्युनिटी में अच्छी कोचिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्टेट खेलो इंडिया सेंटर्स होना, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स होने चाहिए, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन कराना है, टैलेंट को सर्च करना, उनकी डेवलपमेंट करनी है, और उसके बाद स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करना है, नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट अकेडमीज बनानी है, फिजिकल फिटनेस रखनी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन लेके आना है, जिन पर्सन को डिसेबिलिटी है उनके लिए भी स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना है, पीस एंड डेवलपमेंट लेके आनी है स्पोर्ट्स के अंदर, और रूरल एंड इंडिजिनस और ट्राइबल गेम्स भी लेके आने हैं। अब फिट इंडिया मूवमेंट क्या था? ये जो है हमारे पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, ताकि इंडिया के जो पीपल है वो एकदम फिट हो जाएं और वो डेली अपने लाइफ में 30 to 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज़ लेके आएँ, जिसकी वजह से हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल होगा और जिससे हमारा जो नेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 29 अगस्त 2019 को। ये डेट्स याद कर लेना, खेलो इंडिया की भी और फिट वाले की भी, फिट इंडिया मूवमेंट की भी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि फिटनेस को ईजी, फन एंड फ्री बनाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, फिटनेस के लिए प्रमोट किया जाए, इंडिजिनस स्पोर्ट्स को जैसे कबड्डी खो खो हो गए इनको एनकरेज किया जाए, और जो घर के अंदर वाले जो गेम्स हम खेल सकते हैं वो भी करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फिटनेस पहुंचाई जाए, स्पेशली विलेज एंड पंचायत लेवल पे भी, और इंडिया के सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं और एनकरेजिंग स्टोरीज सुना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपटीशन है बहुत सारे स्पोर्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों में बता रखा है। जैसे एथलेटिक्स है ना, तो हम इसका ना लास्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट से देखो वॉलीबॉल, अब यहाँ पर देखो वॉलीबॉल इंटरनेशनल कौन कंडक्ट करवाता है और नेशनल कौन कंडक्ट करवाता है। इंटरनेशनल तो देखो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन है, और इंडिया की कौन सी है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अंदर ये गेम्स कप्स बता रखे कि अगर कोई जीतेगा तो उन्हें क्या क्या मिलेगा। वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, एशिया कप, ओलंपिक वॉलीबॉल चैंपियन, एशियन गेम वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसके 3-4 एग्जाम्पल याद कर लेना। लॉन टेनिस कौन कंडक्ट करवाता है? इंटरनेशनल एंड नेशनल टैलेंट टेनिस चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। और इसमें नेहरू कप टेनिस, इंडिया फेडरेशन कप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, डेवी कप आते हैं। बाइक वाले को जाने दो। स्विमिंग में कौन कौन से आते हैं? देखो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन एंड स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्विमिंग कंपटीशन कराती है। इसके अंदर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप, इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, ऐसे ऐसे प्राइजेस हैं या फिर ट्रॉफीज हैं। और हॉकी कौन कंडक्ट करवाता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH और एक इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF। इसमें आगा खान ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप और वर्ल्ड कप मिलता है। फुटबॉल में देखो ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, जो कंडक्ट करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं फुटबॉल के चैंपियनशिप्स रेगुलरली होते हैं। इसमें वर्ल्ड कप, यूरोपियन कप, सुब्रोटो कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, आई लीग जैसे ट्रॉफी मिलती है। क्रिकेट जो है वो बहुत सारे क्रिकेट चैंपियनशिप्स आते हैं। कैसे, कौन हेल्ड कराता है? नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट एंड इंडिया BCCI, ये तो आपको पता ही होगा, वो इंडिया कंडक्ट करवाते हैं। इसके अंदर ट्रॉफीज देख लो, वर्ल्ड कप, एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब इसमें पुरस्कार होते हैं। बैडमिंटन के लिए देखो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर ये सारे कप नहीं, ये सारे कप हैं, उबर कप, यूरोपियन कप, चाइना कप, इस तरीके से, है ना। और बास्केटबॉल के लिए देखो ये वाली चैंपियनशिप बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कराती है, मैन एंड वुमेन के लिए हर साल वो भी। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? यूरोपियन कप, एशिया कप, BC गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप, एक्सेट्रा। और अब एथलेटिक्स जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है? ये देखो इसके अंदर काफ़ी सारी इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप भी होती है, जो कि नेशनल लेवल चैंपियनशिप होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को चुनने के लिए। स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को लिया जाता है, चैंपियंस बनाया जाता है, जो कि स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन कंडक्ट करवाती है। और उसके बाद इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आते हैं इसके अंदर, और ये ऑर्गेनाइज करवाती है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अंदर वो नहीं लिखे हुए कि कौन कौन से कप्स वगैरह मिलेंगे, है ना।
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये जो है हर 2 साल बाद होती है और इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट चैंपियनशिप बताई हुई है यूएसए 2022 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स भी देख लिया। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका इन वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.